I will try my best to end my class from जुम्मा 12 to 1 जो है वो कंडक्ट करेंगे। फिर जुम्मा प्रेयर है, सारी बात जुम्मा नमाज का टाइम हो जाएगा, तो 1 घंटा हम आज क्लास लेंगे। ठीक है, इशू आ रहे हैं तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है ये एडजस्ट हो जाएगा टाइम शाइम जो है। तो आज हम फिर 1 घंटे की क्लास जो है वो कंडक्ट करेंगे। ओके, टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। So first of all, that is the definition of statistics. There are three things which we consider in the definition of statistics in the subject of statistics, and that three things are to collect the data, to analyze the data, and to represent the data. So there are three things, main points. There are three main points which are discussed in whole statistics, and no doubt that is the part of the definition. मतलब स्टैटिस्टिक्स है क्या? स्टैटिस्टिक्स में ये तीन चीजें हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, डेटा को एनालाइज कैसे करना है, डेटा को रिप्रेजेंट्स कैसे करना है। एंड इन तीनों चीजों के अंदर एक टर्म आपकी यूज हो रही है, डेटा। तो पहले हम डेटा को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, फिर हम अपनी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सो व्हाट इज द डेटा? द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिक, तो हम पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे। हम क्लासरूम के अंदर जाकर देखेंगे, चेक करेंगे क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनकी काउंटिंग करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उसमें बॉयज कितने हैं, उसमें गर्ल्स कितनी हैं, एंड सो ऑन। हम ऑब्जर्व करके वहां से पॉइंट्स की कलेक्शन करेंगे। तो डेटा क्या है? डिफरेंट न्यूमेरिकल पॉइंट जो आप ऑब्जर्व करके उनको कलेक्ट करते हैं, वो जो एक को सेट बनता है उसको हम डेटा पॉइंट्स कहते हैं। अच्छा, मैंने फिर यहाँ पे लिखा है विच शोज सेम एट्रीब्यूट। सेम एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स होंगे, उसके अंदर ना तो टीचर्स होंगे, में जितने भी काउंटिंग कर रहे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो इस डेटा का जो एट्रीब्यूट है वो स्टूडेंट है। अगर आपने एक और डेटा कलेक्ट किया है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास या यूनिवर्सिटी, तो इसका जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जो भी आप न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑब्जर्व करेंगे, नो डाउट उसके साथ आप एक यूनिट यूज करेंगे, लाइक मीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंचेस। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखेंगे उसके साथ कोई ना कोई यूनिट होगा आपका, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो सारी की सारी जो है स्टूडेंट्स की हाइट को शो करेगा। तो इस डेटा का जो एट्रीब्यूट है वो हाइट हो गया। अब आप हाइट के अंदर वेट
इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपने वेट का डाटा लेना है तो वेट का डाटा अलग होगा, क्योंकि उसका जो यूनिट होगा वो केजी होगा या पाउंड होगा। तो अब आप इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को इन न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेट का डाटा है, ये हाइट का डाटा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा है। तो इस डाटा का जो एट्रीब्यूट है वो स्टूडेंट है, इस डाटा का जो एट्रीब्यूट है वो हाइट है, इस डाटा का जो एट्रीब्यूट है वो वेट है। मतलब आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स पॉइंट जो है ऑब्जर्व करके उनको कलेक्ट तो कर रहे हैं, मगर वो कलेक्शन जो है किसी एक एट्रीब्यूट को शो करे। मतलब अगर स्टूडेंट का डाटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का डाटा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का डाटा होना चाहिए। इसके अंदर मैनेजमेंट नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर फैकल्टीज नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर एंड सो ऑन, बस उसमें स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर आपने हाइट का डाटा कलेक्ट किया है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की हाइट होगी, उसमें मैनेजमेंट के पर्सन की हाइट नहीं होगी, उसमें जो है फैकल्टी के पर्सन की हाइट नहीं होगी, उसमें सिर्फ स्टूडेंट की हाइट होगी। तो दैट इज द मेन हेडिंग ऑफ डाटा। जो मेन हेडिंग ऑफ डाटा होता है उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि इसके पॉइंट इसके पॉइंट इसके पॉइंट मिक्स करके एक डाटा बना दे, नहीं, वो डाटा नहीं होगा। डाटा वो होगा जो कलेक्शन होगा डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज का जिनको आपने ऑब्जर्व किया है और जो सेम एट्रीब्यूट के अंदर से होंगे। अगर वो स्टूडेंट का डाटा है तो स्टूडेंट का डाटा होगा, उसमें सारे स्टूडेंट्स होंगे। अगर वो हाइट का डाटा है तो उसमें सारी हाइट मेजर्स की जाएंगी। अगर वो वेट का डाटा है तो उसमें सारे स्टूडेंट्स का वेट होगा, उसमें हाइट नहीं होगा, उसमें वेट नहीं होगा। तो इस चीज का नाम है डाटा। स्टैटिस्टिक्स हमारा सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट हमें क्या चीज डिफाइन करता है, इस चीज को कलेक्ट कैसे करना है, इसको कलेक्ट करने के मेथड क्या होंगे, इसको कलेक्ट करने की टेक्निक क्या होगी, इसको कलेक्ट करने के फार्मूलाज क्या होंगे, ये हमें हमारा जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स ये हमें प्रोवाइड करता है कि ये चीज कलेक्ट कैसे करनी है। सेकेंडली, ये चीज आपने कलेक्ट कर ली, इसके अंदर कहाँ कहाँ इश्यूज हैं, मतलब इसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने मेजर करना है, कौन सी ऐसी वेज है जो अननोन है जिनको आपने फाइंड आउट करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं है, गलत है, उनको सही करना है, एंड सो ऑन वट एवर सो। इसके अंदर कोई भी आप काम करेंगे इसको और बेहतर बनाने के लिए इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं, इसके एरर्स रिमूव करते हैं, इसके अंदर कोई पॉइंट मिस हो गए हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, डाटा का एवरेज निकालना है, इस डाटा का सेंट्रल पॉइंट निकालना है, इस डाटा के अंदर वो वाला पॉइंट निकालना है जो मोस्ट रिपीटेड है, एंड सो ऑन वॉट एवर सो। दैट इज नोन एज एनालाइजेशन ऑफ डाटा। हम डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे? देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, देयर आर सो मेनी फार्मूलाज, देयर आर सो मेनी मेथड्स। वो सारे मेथड हमें स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा कि हम किसी डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे, कलेक्ट कैसे करेंगे, फिर उसमें एनालाइजेशन उसकी कैसे करेंगे, उसको चेक कैसे करेंगे हमारा डाटा सही है गलत है। सही है तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें डाटा को बता रही है कि वो सही है, अगर सही है तो उसका एवरेज क्या होगा, अगर सही है तो उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, अगर सही है तो उसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, लास्ट पॉइंट, एंड सो ऑन वट एवर सो। और अगर गलत है तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस डाटा को गलत शो कर रहा है, वो पॉइंट फाइंड आउट करें, उसको सही करें, उसको एक्यूरेट करें। अगर डाटा के अंदर कोई एरर आ रहा है उसको रिमूव करें। वट एवर सो, आपके पास जो डाटा की एनालिसिस होगी आपको ये सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेगा ऐसे मेथड्स, ऐसे टूल्स, ऐसे फार्मूलाज जो डाटा को एनालाइज करने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। फिर हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, हमने उसको एनालाइज भी कर लिया, अब हमने उसको रिप्रेजेंट्स करना है। रिप्रेजेंट मतलब क्या है, हमने उस डेटा को लिखना है। भाई एक तो लिखने का तरीका ही है ना, 1 2 3।
दूसरा दूसरा तरीका इसका क्या लिखने का, 123। भाई ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप न्यूमेरिकल में लिख दें 123 डिजिट्स में, इसी को आप वर्ल्डिंग में लिख दें, इसी को आप ग्राफ के ऊपर लेकर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जैसे ये हो गया आपके पास 100, ये 200, ये 300, इसके यहाँ कहीं ये लाई पर 123, 100, 200, 300, इसके यहाँ कहीं लाई करेगा 123। मतलब इस 123 को इस तरह से लिखना, इस तरह से लिखना, इस तरह से शो करना, ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो गई एक पॉइंट को डिफाइन करने की। हमारे सामने तो पूरा डेटा है, हम इस डेटा को इस तरह से लिखेंगे, हम इस डेटा को इस तरह से लिखेंगे, हम इस डेटा को इस तरह से लिखेंगे। किस तरह से लिखें कि अगले बंदे को समझ में आ जाए कि मैं क्या शो करना चाह रहा हूं। आप अक्सर मैच देखते हैं, क्रिकेट के मैचेस देखते हैं, फुटबॉल के मैचेस देखते हैं, हॉकी के मैचेस देखते हैं, कमेंटेटर बैठे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि इस टाइम कौन सी टीम ने कितना स्कोर कर लिया है, इस टाइम कौन सी टीम ने कितने गोल कर लिए हैं, इस टाइम कौन सी टीम ने कितने जो है वो रन स्कोर कर लिए हैं, एंड सो ऑन। कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसके सबसे ज्यादा स्कोर है, एंड सो ऑन। कितने ओवर्स हो चुके हैं, कितने ओवर्स बाकी हैं, वो कमेंटेटर बता रहे होते हैं आपको। अगर आपने नोट किया हो, फॉर्म भी डिफाइन कर होते हैं कि कितने बॉलर्स ने कितनी बॉलें करवा लिए, कितने ओवर्स करवा लिए, कितने ओवर्स के कंप्लीट हो गए और कितने ओवर बाकी रह गए, और कितने ओवर में कितनी विकेटें उसने ली हैं, और कौन से ओवर उसका मीडियम गया है, कौन सा ओवर्स के अंदर जो है वो उसका हाई स्कोर गया है, वो टेबल के फॉर्म में आपको डिफाइन करते हैं। फिर उसी चीज का ग्राफ भी दिखा रहे होते हैं आप। वो क्या है, वो आपके मैच की समरी को रिप्रेजेंट्स कर रहे होते हैं। जो मैच चल रहा है ना, जो मैच प्ले हो रहा है, उसको एक टेबलर फॉर्म में, उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में आपके सामने डिफाइन किया जा रहा होता है। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। हमने डेटा को रिप्रेजेंट्स करना है, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स क्या है, ये हमें हमारा सब्जेक्ट्स प्रोवाइड हुए हैं। ये बॉलर्स हैं जिन्होंने इतनी इतनी विकेट्स लिए हैं, ये बैट्समैन हैं जिन्होंने इतना इतना स्कोर रन किया। एक टेबलर फॉर्म में वो आपको शो करते हैं, फिर उसका ग्राफ भी शो करते हैं, उस पूरे मैच का ग्राफ भी शो करते हैं। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। आपके डेटा को डिफरेंट मेथड के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस मैच की समरी को समझ लें। अब आप देखें, वो जब मैच की समरी डिफाइन कर होते हैं, वो ये नहीं बताते कि पहली रो में कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट, वो ये नहीं बता रहे होते। वो बस आपके सामने एक टेबल रख देते हैं, आपके सामने ग्राफ शो कर देते हैं, और उस ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन, उस टेबल की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि उसको कोई भी बंदा पढ़ लेना, उसको समझ में आ जाए। मतलब उसको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती कि हमने इसमें क्या शो किया। तो स्टैटिस्टिक्स हमें प्रोवाइड करता है डेटा को हमने कलेक्ट कैसे करना है। स्टैटिस्टिक्स हमें प्रोवाइड करता है ऐसे मेथड, ऐसे फार्मूलाज, ऐसी टेक्निक्स जिसके रिस्पेक्ट से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है बेसिकली हमारे ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। और नो डाउट ये डेफिनेशन वो डेफिनेशन है जिसको हम पूरे सब्जेक्ट के अंदर यूज करते हैं।
हमारा जो सब्जेक्ट्स है उसके अंदर हम ये काम करें। तो वैसे जो स्टैटिस्टिक्स के जो मीनिंग है, अगर हम इसके वर्ल्ड मीनिंग की तरफ आते हैं, अगर हम डिफाइन करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के ओवरऑल मीनिंग क्या है, जैसे वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड के एक मीनिंग होते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स जो है एक लातीनी वर्ड जो है स्टेटस, उससे इसको ड्राइव किया गया। स्टेटस लातीनी वर्ड है, और इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टा। इटालियन में इसको स्टैटिस्टा कहते हैं, वहां से ये जो है वर्ड जो है वो ड्राइव किया गया है। और जर्मन लैंग्वेज के अंदर इसको स्टैटिस्टिक कहते हैं, TIK है, लास्ट में जो है TIK है, स्टैटिस्टिक। फ्रेंच के अंदर इसको स्टैटिस्टिक मतलब QUE पढ़ा जाता है, लास्ट में QUE है, स्टैटिस्टिक। और इन सब जो वर्ड के मीनिंग है, मतलब लातीनी वर्ड जो स्टैटिस्ट है, स्टेटस है, इटालियन जो स्टैटिस्टिका है, जर्मन जो स्टैटिस्टिक है, फ्रेंच में जो स्टैटिस्टिक पढ़ा जाता है, इन सब के मीनिंग एक ही है। क्या है? दैट इज द पॉलिटिकल स्टेट। मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया? पॉलिटिकल स्टेट। अच्छा, इसकी हिस्ट्री क्या है? पॉलिटिकल स्टेट्स, इसको इसकी मीनिंग पॉलिटिकल स्टेट्स की है, तो फिर इसको सब्जेक्ट क्यों बनाया गया? पॉलिटिक्स की हिस्ट्री ये है कि बहुत अर्ली डेज में, बहुत अर्ली डेज मतलब 100 साल पहले, 200 साल पहले, मतलब बहुत अर्ली स्टेज के अंदर जो बादशाह लोग थे वो अपने वजीरों को राया के अंदर भेजते थे। राया मतलब उनकी जो अवाम होती थी। बादशाह लोग अपने वजीरों को कहते थे कि मेरी मेरी राया के अंदर जाओ, मेरी मेरे लोगों में जाओ, उनके अंदर घुल मिलकर उनसे बातचीत करो, और उनके जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो बातों बातों में उनसे पूछ के कलेक्ट करके मेरे पास लेके आओ। तो डिफरेंट वजीर जो होते थे बादशाह के, वो उसके लोगों में जाते थे, जो भी मुल्क के होते थे, बाशिंदे जो होते थे, उनमें जाते थे, उनसे गपशप करते थे और उनसे जो है प्रॉब्लम पूछते थे, तुम्हें इस मुल्क के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कोई कहता था मुझे पानी का प्रॉब्लम है, कोई कहता है मेरी रिहाइश का प्रॉब्लम है, एंड सो ऑन, वट एवर, सो जो भी उनके प्रॉब्लम होते थे, वो सारे वजीर उनके प्रॉब्लम्स लिख कर कलेक्ट करके बादशाह के सामने ला के रखते थे। मतलब पहला काम हो गया, लोगों के अंदर से प्रॉब्लम्स को कलेक्ट कर लिया। अब बादशाह वही प्रॉब्लम जो है, जो उसके नजूमी होते थे उनके सामने रखता था, और नजूमियों को कहता था कि अब मुझे इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कलेक्ट करके दो। नजूमी उन प्रॉब्लम्स को लेकर उनको देखते थे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अब नजूमी क्या काम कर रहे हैं? एनालाइजेशन का काम कर रहे हैं। नजूमी ने प्रॉब्लम को देखा, उसको चेक किया, अपने जो है इल्म की वजह से उसको सॉल्व करके जो भी उसका सोल्यूशन था वो बादशाह के सामने रख दिया कि आपका ये प्रॉब्लम था और ये उसका सोल्यूशन है। फिर बादशाह ने वापस वजीरों को कहा कि अब ये प्रॉब्लम है, ये उसका सलूशन है, अब जाके मेरे जो राया है, मेरे जो लोग हैं मुल्क के, उनको जाके उनका सलूशन बता दो। मतलब क्या हुआ? उसको रिप्रेजेंट्स करो जाकर कि आपका ये प्रॉब्लम था और उसका ये सलूशन है, उसको रिप्रेजेंट्स करो जाकर लोगों के सामने। तीसरा काम हो गया। मतलब शुरू के लोगों में जो बादशाह, वजीर और राया होती थी, उनके अंदर भी ये तीनों काम किए जाते थे, अपने स्टेट को बचाने के लिए, अपने स्टेट को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। बादशाह लोग इन तीनों कामों पे जोर देते थे: कलेक्ट, एनालाइज एंड रिप्रेजेंटेशन। आहिस्ता 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 आजकल के दौर में ये तीनों काम एक सब्जेक्ट्स की फॉर्म में डिफाइन की जाए।
मतलब ये तीनों काम अब भी होते हैं, मगर क्या है, इन तीनों काम की एक फील्ड को अलग करती है। स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट से, ये पहले सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स में होता था। जब इसके अंदर रिसर्च वर्क कुछ ज्यादा हो गया तो इसकी फील्ड को जो है मैथमेटिक्स से अलग कर दिया। अभी भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है बहुत सारे फार्मूलाज, बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो मैथमेटिक्स की, मतलब उनका ओरिजिनल पॉइंट मैथमेटिक्स है। वहां से वो थ्योरीज आ रही हैं स्टैट्स के अंदर। फिर स्टैट्स के अंदर जैसे मैंने कहा ना कि इसके अंदर बहुत सारा काम रिसर्च में आजकल हो रहा है, इसमें बहुत सारे जो रिसर्च का काम हो रहा है ना वो स्टैट्स में ज्यादा हो रहा है आजकल। हम इस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी नजर आएंगी तो ऐसे लगेगा कि ये तो हम मैथ्स में भी कर चुके हैं, और स्टैट्स में उसका नाम चेंज हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो मैथ्स में हमने किसी और नेम से उसको जो है कॉल किया था, किसी और नेम से उसको हमने कैलकुलेट किया था, और स्टेट्स के अंदर उसका नाम चेंज हो जाएगा। मतलब चीज वही होगी, फार्मूला में भी चेंज हो जाए, बट अगर हम मैथ्स वाला फार्मूला यूज करें, स्टेट्स वाला फार्मूला के, दोनों का आंसर सेम होगा। सिंपल इज दैट, एक एक पर्सन है, अगर अगर वो अपने बेडरूम में है, और वही पर्सन अगर किसी तकरीब में, किसी शादी वगैरह में, या किसी भी फंक्शन के अंदर वही पर्सन अगर आ जाए, तो बेडरूम की ड्रेसिंग और जो एक फंक्शन की ड्रेसिंग होगी, लाइक अगर वो किसी शादी में आया हुआ है, तो शादी के रिस्पेक्ट से जो एटमॉस्फेयर होगा उसकी ड्रेसिंग, और उसके बेडरूम की ड्रेसिंग, बेडरूम का मतलब जब वो घर के अंदर बैठा हुआ है उसकी ड्रेसिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। पर्सन सेम होता है ना, जैसे ही उसकी जगह चेंज हुई, उस पर्सन का पूरा हुलिया चेंज हो गया। सेम एज इट इज मैथमेटिक्स में, जो चीज हम सॉल्व कर चुके हैं, जिस चीज को हम कंप्यूट कर चुके हैं, अगर वो हम स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के अंदर सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर उसका हुलिया चेंज हो जाएगा, उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसकी एक नई कोई चीज आ जाएगी आपके सामने। और जब आप उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसकी डेफिनेशन सेम वही होगी जो आप मैथमेटिक्स में उसकी डेफिनेशन पढ़ के। तो ऐसी चीजें बहुत सारी हमें स्टैट्स में मिलेंगी जो हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं, और अब स्टैट्स में भी पढ़ेंगे उनको। नो डाउट स्टैट्स के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैथमेटिक्स में हमने नहीं पढ़ी होंगी, मगर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं और स्टैट्स में पढ़ेंगे, मगर उनको एक नए अंदाज से पढ़ेंगे। ओके जी। ओके। हम बात करते थे अपने सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स की। फर्दर जो है हमारा जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। फर्दर इसकी टू फील्ड्स हैं स्टैट्स की। वो टू फील्ड्स कौन कौन सी हैं उसको हम देखते हैं। फर्स्ट फील्ड इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एंड सेकंड
define in deep. कोई भी चीज अगर आप उसको डीपली डिफाइन करें, किसी भी चीज को डेप्थ में जाके डिफाइन करें, मतलब उसको बहुत ज्यादा डिटेल के साथ डिफाइन करें। डीपली का मतलब डिटेल भी हो जाता है ना, इन डिटेल। किसी भी चीज को अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में डिफाइन करें ना, उसको हम कहते हैं डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम इस चीज को, हम इस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मतलब सिंपल इज दैट। एक एग्जांपल के तौर पर आपके सामने कोई प्रोडक्ट है, आपने उसको यूज किया हुआ है, आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, तो आप उसको इजीली डिटेल में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको यूज किया हुआ है ना। आपको उसके मेरिट्स का भी पता होगा, आपको उसको डीमेरिट्स का भी पता होगा, आपको ये भी पता होगा कि इसको इस्तेमाल करने के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इस प्रोडक्ट को किस टाइम के अंदर यूज किया जाता है, इस प्रोडक्ट को किस टाइम के अंदर यूज करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, किस टाइम के अंदर यूज नहीं करेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान होगा, एंड सो ऑन, वॉट एवर। सो आपको उसकी ए टू जी हर चीज के बारे में आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया। ओके, डिस्क्राइब से निकला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया कि ये स्टैट्स की ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम डेटा के ऐसे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ऐसे पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं, ऐसे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट्स करते हैं जो कंप्लीटली हमारे सामने डिफाइन हुआ होता है, कंप्लीटली। लाइक अगर मैं दूसरी फील्ड के अंदर जाता हूँ, इन्फ्रेंस के अंदर, तो इन्फ्रेंस के मीनिंग होते हैं हिडन। मतलब एक चीज जो है वो छुपी हुई है, एक चीज छुपी है, वो हमारे सामने नहीं है, हम उसको सही तरह से देख नहीं पा रहे, और हमने उस पर स्टडी करनी है। सिंपल दैट। यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपने यूज किया हुआ है, आप उसको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपने आज तक यूज नहीं किया, और आपसे ये कहा जाता है कि इसको डिस्क्राइब करें। एक प्रोडक्ट आपने यूज किया हुआ है, उसको डिस्क्राइब करें। एक प्रोडक्ट आपने आज तक कभी भी अपनी लाइफ में यूज नहीं किया, उसको डिस्क्राइब करें। तो जिसको आपने यूज किया हुआ है, जो प्रोडक्ट आपने यूज किया हुआ है, आप उसको तो इजीली डिफाइन कर सकते हैं और डीपली डिफाइन कर सकते हैं, डिटेल में। जिस प्रोडक्ट को आपने आज तक यूज ही नहीं किया, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम तो उसको बारे में जानते नहीं है। ये है इंस्टेंस स्टैटिस्टिक्स। मतलब एक चीज के बारे में आप नहीं जानते और आपने उस चीज को डिफाइन करना है। एक डाटा आपके सामने नहीं है, आपने उसको डिफाइन करना है, वो डाटा किस टाइप का। सिंपल दैट। एक यूनिवर्सिटी में क्लासरूम है, आप क्लासरूम के अंदर जाके नंबर ऑफ स्टूडेंट की काउंटिंग करते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आप उस क्लासरूम का डोर ओपन करते हैं, उसके अंदर जाते हैं, क्लासरूम के अंदर जाते हैं, और अंदर जाके आप ऑब्जर्व करते हैं, आपके सामने 35 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आप काउंटिंग करेंगे, उसमें बॉयज कितने हैं, उसमें गर्ल्स कितने हैं, एंड सो ऑन। आपका डेटा आपके सामने पड़ा हुआ है, आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। दैट फील्ड इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हर चीज आपके सामने है, कितने बॉयज हैं, कितनी गर्ल्स हैं, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, क्लास में टीचर है, क्लास में टीचर नहीं है, एंड वट एवर। सो आप क्लासरूम का डोर ओपन करके आप चेक कर सकते हैं क्लासरूम के कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्लास रन हो रही है, क्लास रन नहीं हो रही,
क्लास में कितने बॉयज हैं, क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज ऐसे हैं जो ग्लासेस यूज कर रहे हैं, कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जो ग्लासेस यूज कर रही हैं, टीचर क्लास में मौजूद है नहीं है, टीचर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, एंड सो ऑन। आप हर चीज को डीपली में जाके डिफाइन कर सकते हैं। दिस फील्ड इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आप क्लासरूम से बाहर हैं, आप क्लासरूम के बाहर हैं, आप क्लासरूम के अंदर एंटर नहीं हुए, आपसे पूछा जाता है कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। आप अभी क्लास के अंदर एंटर नहीं हुए, क्लास के डोर आपने ओपन नहीं किया और आपसे पूछा जाता है कि इस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं। अब आप एस्टिमेट करेंगे ये कौन सा रूम नंबर है, आज डे कौन सा है, इस डे में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, कौन कौन से सेमेस्टर की क्लास होती हैं, इस टाइमिंग के अंदर कौन से सब्जेक्ट की क्लास होगी, अगर इस सब्जेक्ट की क्लास है तो उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, नॉर्मली जो प्रेजेंट होते हैं जो एब्सेंट होते हैं, एवरेज प्रेजेंट स्टूडेंट, एवरेज एब्सेंट स्टूडेंट, ये सारी चीजें आप अपने माइंड में घुमाएंगे। उसके बाद एक एस्टिमेटेड फिगर डिफाइन कर देंगे कि इस क्लासरूम में इस टाइम 25 स्टूडेंट मौजूद होंगे। उसके बाद डोर ओपन करके उसको चेक किया जाता है, पता चलता है कि 26 स्टूडेंट बैठे हुए अंदर, तो एक स्टूडेंट का गैप आ गया, ये एरर शुमार होता है। जो आपने कहा था उसमें 1 स्टूडेंट का एरर आ गया। इसमें क्या हुआ, इसमें आपने बगैर देखे नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिफाइन किया हुआ है, इसमें आपने पूरा ऑब्जर्व करके नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिफाइन किया है। इसमें एक्यूरेसी के चांसेस 100% है, इसमें एक्यूरेसी के चांसेस 100% नहीं होते, इसमें आपके एरर होने के चांसेस जो होते हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। इसमें एरर नहीं होगा, एग्जैक्ट फिगर डिफाइन करोगे और यहाँ पे हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू को डिफाइन करोगे, क्योंकि हमारे सामने डेटा नहीं है ना, हमारे सामने पॉइंट्स नहीं है, हमारे सामने डोर ओपन नहीं हुआ क्लासरूम का, हम बगैर देखे बगैर समझे सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन यूज करते हुए हम बता रहे हैं कि इस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स होंगे। और यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम एग्जैक्ट क्लासरूम को ओपन करके नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जर्व करके उसको बता रहे हैं कि कितने पॉइंट्स हैं और उनमें क्या क्या कंडीशंस। इसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स कहते हैं, इसको हम इन्फ्रेंस स्टैट्स कहते हैं। हमारे तकरीबन हाफ टॉपिक्स, हाफ चैप्टर्स इस फील्ड के होंगे और हाफ चैप्टर्स इस फील्ड में होंगे। इस फील्ड के अंदर नॉर्मली जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। मेन टॉपिक तो प्रोबेबिलिटी जहां जहां इन्वॉल्व होगी ना, इसका मतलब है वो आपका इन्फ्रेंस स्टैट्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम यूज ही वहीं पे करते हैं ना। एक चीज के है होने के चांसेस को जब हम कंप्यूट करते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ये विदाउट प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे जितने भी टॉपिक हैं जिनमें प्रोबेबिलिटीज नहीं है, ऐसे टॉपिक्स को हम डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स कहते हैं। और ऐसे टॉपिक जिसमें प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व हो जाएं, ऐसे टॉपिक्स को हम इन्फ्रेंस स्टेट्स। इसके अंदर जो मेन चीज होती है वो होती है एस्टिमेशन। हम किसी चीज को एस्टिमेट करके उसका आंसर बताते हैं। इसमें एग्जैक्ट बता रहे होते हैं, इसमें नो एरर होता है, इसमें एरर एग्जिस्ट करते हैं। एस्टिमेशन है ना, एस्टिमेशन सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, बट इसके अंदर जो आंसर आप कंप्यूट करेंगे ना उसके गलत होने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ए टू जी हर पॉइंट आपके सामने है और आपने उस पर काम करना है। इसमें ए टू जी पॉइंट आपके सामने नहीं है कंप्लीट, हो सकता है कुछ पॉइंट आपके सामने हो, कुछ पॉइंट हिडन हो, तो आपने हिडन वाले पॉइंट्स को एस्टिमेट करना। तो वो पॉइंट कैसे होंगे,
जाहिर बात है फिर आपके पास एरर एग्जिस्ट कर सकता है, एरर होने के चांसेस वहां पे एग्जिस्ट होंगे, यहाँ पे एरर के चांसेस नहीं होंगे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स में पूरा का पूरा डेटा आपके सामने होता है, आप उसके अंदर जो काम भी कर होते हैं हर चीज आपके सामने होती है। इन्फ्रेंस स्टेट्स के अंदर पूरा डेटा आपके सामने नहीं होता, आधा डेटा भी हो सकता है और 25% डेटा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि 0% डेटा हो आपके सामने, मतलब एक भी पॉइंट आपको ना बताया जाए, और आपने उस डेटा को एस्टिमेट करना है कि उसके अंदर मीन क्या होगा, उसका वेरिएंस क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा एंड। तो जाहिर बात है इसके पॉइंट्स आपके सामने नहीं है, फिर इनको कंप्यूट करना दैट इज द डिफिकल्ट टास्क। तो नॉर्मली स्टूडेंट ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी मुश्किल है, प्रोबेबिलिटी मुश्किल नहीं है, उसको समझना मुश्किल है, और जिसने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी समझ ली उसके लिए इन्फ्रेंस स्टैटिस्टिक्स का जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे आसान हो जाते हैं, क्योंकि इनमें प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ये चैप्टर में आसान लगते हैं। इनमें प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व हो जाती है, ये चैप्टर में मुश्किल लगते हैं। तो देखो मैं तो अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, मुश्किल वो होता है जो समझ में ना आए। अगर मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूँ, मैं आपको कोई क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन मुश्किल है। सेम क्वेश्चन अगर किसी दूसरे स्टूडेंट को समझ में आ गया है तो वो कहेगा ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। आसान मुश्किल कुछ नहीं होता, सिर्फ समझना होता है। आप प्रोबेबिलिटी को समझ लें, आपके लिए सारे चैप्टर आसान हो जाएंगे। आप प्रोबेबिलिटीज नहीं समझते, आप इसकी बेसिक को नहीं समझते, आप इसकी डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते, आपको ये चैप्टर मुश्किल लगेगा। तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टेट शुरू करेंगे, फिर हम इन्फ्रेंस की तरफ आएंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो है इंट्रोडक्शन टू डेटा, जिसका फर्स्ट हैंड आउट मैंने आपको लास्ट नाइट सेंड किया था ग्रुप्स के अंदर, और नो डाउट आपने उसको देखा होगा या अभी आपने उसको ओपन किया होगा। उसके अंदर हमारे पास स्टेट्स की डेफिनेशन है, स्टेट्स की दो फील्ड्स हैं जिनको मैंने अभी डिस्कस किया है। अगर आपने वो हैंड आउट ओपन किया हुआ है तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट्स की डेफिनेशन है, फिर स्टेट्स का वर्ड जो है ये सिंगुलर मीनिंग डिफाइन करता है, और इसके प्लूरल मीनिंग भी है, मतलब स्टेट्स जो सब्जेक्ट है, इसका जो वर्ड है ये सिंगुलर में भी यही पढ़ा जाता है और प्लूरल में भी यही पढ़ा जाता है। मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जिसका सिंगुलर जब हम इस स्टेट्स को सिंगुलर में जब हम इसको कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब ये होता है जो भी हमारे मेथड्स होते हैं, जो भी हमारे फार्मूलाज होते हैं, जो भी हमारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। अगर हम जो सब्जेक्ट हमारा है स्टैटिस्टिक्स, इसको अगर हम सिंगुलर एज अ सिंगुलर कंसिडर करते हैं तो इसके मीनिंग आते हैं फार्मूलाज, मेथड्स, टेक्निक। और अगर हम इस सब्जेक्ट्स को प्लूरल सेंस में डिफाइन करते हैं तो प्लूरल सेंस में इसका इसका जो है वो डेफिनेशन आती है कि जो हमारा पूरा कंप्लीट एक डेटा होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा। तो ये प्लूरल में भी यूज किया जाता है और ये सिंगुलर में भी यूज किया जाता है, मतलब सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी ये सेम वर्ड यूज होता है। सिंगुलर का मतलब होता है फार्मूला और प्लूरल का मतलब होता है डेटा। फिर इसमें मैंने जो है वो इसकी दो फील्ड को डिस्कस किया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को, और फिर उसके बाद मैंने डेटा की डेफिनेशन को डिफाइन किया हुआ है, और उसके बाद फिर मैंने जो है कांस्टेंट वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल एंड सो ऑन, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये फर्स्ट हैंडआउट जो है ये पूरा आपका थ्योरेटिकल हैंडआउट है। अच्छा, मैंने इसमें पॉइंट बाय पॉइंट इनको डिफाइन किया है। जैसे हमारा जैसे सब्जेक्ट एमसीक्यू बेस है
तो मैंने इसकी जो जितने भी पॉइंट्स है ना उनको मैंने 1 2 3 4 5 करके इस थ्योरी को डिफाइन किया ताकि आपको पढ़ने में मुश्किल ना हो। जस्ट लाइक जैसे मैंने ये नंबर लिखे ना 1 2 3 4, ये आप यूं समझ लें कि ये आपके एमसीक्यूज है। और मैंने कोशिश की है हर नंबर्स के अंदर मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट भी किया हुआ है, लाइक उनको बोल्ड फॉर्म में डिफाइन कर दिया, ताकि जब आप इसको पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाए जो बोल्ड फॉर्म में वर्ड डिफाइन किया हुआ सर ने, ये आपका एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, ये जो बोल्ड फॉर्म में जितनी भी चीजें मैंने आपको डिफाइन की है ना, ये आपके एमसीक्यूज को भी डिफाइन कर सकते हैं हर पॉइंट्स के अंदर। तो आप इस हैंडआउट को पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे कि आपने इसके अंदर से एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। इसको रट्टा नहीं लगाना, रट्टा तो भूल जाता है। इसको समझ के पढ़ें, इसको एक दफा पढ़ें, इसको 2 दफा पढ़ें, इसको 10 दफा पढ़ें। बार बार पढ़ने से ये चीजें आपके जहन में बैठ जाएंगी। रट्टा नहीं लगाना है इसको, रट्टा लगाने से फिर चीजें भूल जाती हैं और उनका कंसेप्ट जहन के अंदर नहीं बैठता। ओके जी, अब मैं नेक्स्ट इसकी तरफ आऊंगा, चीजों की तरफ। इन्फ्रेंस स्टैटिस्टिक्स का एक और मैं आपको डेफिनेशन जो है वो डिफाइन करता हूँ। एक चीज तो मैंने आपको ये डिफाइन की कि इन्फ्रेंस स्टैटिस्टिक्स जो है ये आपका इन्फ्रेंस स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें जो है आपका डेटा हिडन होते हैं, और आप जो है हिडन जो चीजें होती हैं उनको आप डिफाइन करते हैं, मतलब उसको एस्टिमेट करते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या होगा डिस्क्रिप्ट इन्फ्रेंस स्टैटिस्टिक्स की? जस्ट लाइक ये है हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया? ये हमारा पूरा पाकिस्तान है, ये हमारा पूरा पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान के अंदर ये कराची है, इस पाकिस्तान के अंदर ये लाहौर हो गया, पाकिस्तान के अंदर ये इस्लामाबाद हो गया, इस पाकिस्तान के अंदर ये हैदराबाद हो गया, इस पाकिस्तान के अंदर ये आपका मुल्तान हो गया। So these are called samples. ये भी सैंपल हो गया, ये भी सैंपल हो गया, ये भी सैंपल का मतलब क्या होता है? A small part of population. इसको हम सबसेट भी कहते हैं, किसी सेट का छोटा सा हिस्सा। मतलब ये एक बड़ा सेट है, उसका छोटा सा हिस्सा। तो ये भी सैंपल हो गया, 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 ये भी सैंपल हो गया। अगर मैं कराची में रहता हूं तो मैं कराची को व्यू कर सकता हूं, मैं कराची को सर्वे कर सकता हूं। ठीक है, अगर मुझे इस्लामाबाद का डाटा चाहिए होगा तो मुझे कराची से इस्लामाबाद जाना होगा। फिर इस्लामाबाद मेरे लिए न्यू सिटी है, मुझे जगहों का पता नहीं है, मैं वहां से डाटा कैसे कलेक्ट करूंगा? मुझे अगर कहा जाए कि मैं कराची का डाटा कलेक्ट करूं, लेट्स बोल मैं इस किस्म का डाटा कलेक्ट करता हूं कि मैं ये देखता हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में जो रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं उसकी एवरेज क्या है पर मिनट, चले पर आवर कह लें, 1 घंटे में पर आवर पाकिस्तान में रोड पे कितने एक्सीडेंट अकर्स होते हैं पर आवर, मुझे इसका डाटा कलेक्ट करना है पूरे पाकिस्तान। मैं कराची में रहता हूं, मुझे पूरे पाकिस्तान को एस्टिमेट करना है कि पूरे पाकिस्तान में पर आवर 1 घंटे में एवरेज कितने एक्सीडेंट अकर्स होते हैं रोड पे। अब जाहिर बात है इस चीज को कंप्यूट करने के लिए मेरे पास डाटा होना चाहिए ना, पूरे पाकिस्तान का डाटा होना चाहिए ना। मैं कराची में रहता हूं, अगर मैं
ज्यादा जोर लगा के भी डाटा कलेक्ट कर लूं बड़ी मुश्किल से कोशिशों के, मैं कराची का डाटा कलेक्ट कर सकता हूं। मैं इन जगहों का डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ ना। अच्छा, अगर मुझे हैदराबाद का डाटा कलेक्ट करना होगा तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। जाहिर बात, अगर जाऊंगा तो टाइम भी जाया होगा, पैसा भी खर्च होगा। फिर हैदराबाद गया तो वहां पे मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं है, मेरे पास कोई लिंक्स नहीं है। फिर हैदराबाद का मैं डाटा कैसे कलेक्ट करूंगा, मुझे मुश्किल होगी। हो सकता है मैं एक एक दो दो रोड का डाटा कलेक्ट करूं, पूरे हैदराबाद का डाटा कलेक्ट ना कर सकूं। फिर मैं अगर मुल्तान जाता हूँ तो मुझे वहां पे मुश्किल हो सकती है। चले, मुल्तान तो मेरा अपना शहर है, बहावलपुर मुल्तान, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। बहरहाल, एक ओवर हम बात करें, ओवरव्यू। मुल्तान में हमें मुश्किल होगी डाटा कलेक्ट करते हुए। लाहौर चले जाते हैं, लाहौर में भी हमें मुश्किल होगी डाटा कलेक्ट करते हुए। इस्लामाबाद चले जाते हैं, हमें इस्लामाबाद में मुश्किल होगी डाटा कलेक्ट करते हुए। हाँ, कराची में रहते हैं तो हमें कराची का डाटा कलेक्ट करते हुए मुश्किल नहीं होगी। अब कराची का तो हमने एस्टिमेट कर लिया कि कराची का डाटा ये बता रहा है कि इतने एक्सीडेंट अकर हो रहे हैं 1 घंटे के अंदर, एवरेज एवरेज 5 एक्सीडेंट अकर हो रहे हैं पूरे कराची में। मैंने कराची का एक एक रोड का डाटा एक्सेस कर लिया और इस चीज को डिसाइड कर लिया कि 5 एक्सीडेंट 1 घंटे में अकर हो रहे हैं पूरे कराची में। और पूरे दिन में कितने एक्सीडेंट हो गए, 24,5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल एक्सीडेंट हो गए पूरे कराची में एक दिन के। अब मुझे कराची के नहीं बताने, मुझे पाकिस्तान के बताने, पूरे पाकिस्तान। अब मैंने क्या किया, पूरे पॉपुलेशन से एक सैंपल उठाया, उसका आंसर कलेक्ट किया और इसके रिस्पेक्ट से अब मैं पूरे पाकिस्तान को एस्टिमेट करूं। सैंपल का डाटा मेरे पास है, सैंपल की बेस पे मैंने आंसर कलेक्ट किया और उस आंसर की बेस पे मैं पूरे पॉपुलेशन को एस्टिमेट करूंगा कि अगर कराची के अंदर इतने एक्सीडेंट पर आवर हो रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कितने एक्सीडेंट पर आवर हो सकते हैं, उनकी एस्टिमेशन क्या होगी। अब ये मैं खुद जज करूंगा। लेट्स सपोज मेरे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ सोर्सेज हैं, इस्लामाबाद में भी, हैदराबाद में भी, मुल्तान में भी, लाहौर में भी। मैंने वहां से भी कुछ डेटा एक्सेस कर लिया, सारा तो नहीं बट कुछ डेटा एक्सेस कर। अब क्या होगा, अब जो मैं एस्टिमेशन करूंगा ना पूरे पॉपुलेशन, उसमें एरर कम हो जाएगा क्योंकि अब मेरे पास इन सारी जगहों का डेटा भी आ गया। करूंगा अब भी एस्टिमेट क्योंकि मेरे पास सारा डेटा नहीं है, कंप्लीट डेटा नहीं है। अभी तो ये मैंने मेन मेन सिटीज लिखी है ना, अभी तो मैंने छोटे मोटे सिटी तो लिखे नहीं है इसमें। तो इन्फ्रेंस क्या होता है, हमारे सामने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट्स की हैं, बाकी सबकी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, ये कराची है, कराची का पूरा पूरा डेटा मेरे पास है, ये डिस्क्रिप्टिव। कराची के हर रोड का डाटा मेरे पास है, ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। पाकिस्तान में हर रोड का डाटा मेरे पास नहीं है, ये इन्फ्रेंस। डिस्क्रिप्टिव में काम करके पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना, सैंपल में काम करके पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना, दैट फील्ड इज नोन एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना, ये इन्फ्रेंस स्टैटिस्टिक्स की एक सेकंड डेफिनेशन जो मेरे हैंडआउट के अंदर आपको नजर आए। सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना, दैट इज नोन एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो नो डाउट काम तो मुश्किल है, काम मुश्किल है तो ये फील्ड मुश्किल है, ये फील्ड मुश्किल है तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो मुश्किल होंगे। बट मैंने वही बात की है, मुश्किल वो होता है जो समझ में ना आए बस।
अगर आप समझ के करेंगे तो हर चीज आपको आसान लगेगी, और अगर आप समझ के नहीं करेंगे फिर तो 2 + 2 भी 4 होता है, ये भी आपको मुश्किल समझ है। ठीक है, तो आज जैसे जुम्मे का टाइम हो गया, जुम्मा नमाज भी है आज, उसकी तैयारी भी करनी है। तो आज थोड़ा वो लाइट का इशू आ रहा है, थोड़ा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं गवर्नमेंट में और जो है सूबों में। तो ये कुछ 1-2 दिन ऐसे रहेगा लाइट का इशू। मे बी कल भी हमारी क्लास जो है वो 12 to 2 हो, मे बी कल मैं आपको बता दूंगा जैसे होगा। तो ये 2-4 दिन है, थोड़ा सा हमें वो इसमें सफर करना पड़ेगा, फिर ये सही हो जाएगा। क्योंकि हमारे इलाके में नॉर्मली लाइट नहीं जाती ना, तो ये आजकल बस ये 1 आध घंटा लाइट जा रही है, और उसकी टाइमिंग एज उस टाइम पे आ गई जिस टाइम पे हमारी क्लास स्टार्ट। तो थोड़ा इशू आ गया है, तो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा ये 1-2 दिनों में। तो फिर हमारे नॉर्मल वही टाइम हो जाएगी। तो थोड़ा इशू है, इसको हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं। तो मे बी कल भी हमारी क्लास 12 to 2 हो। वो फिर मैं जाहिर बात है कल अगर लाइट जाती है तो फिर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, और अगर लाइट नहीं जाएगी तो कल हमारी क्लास एज इट इज 11 बजे शुरू हो जाएगी। आज भी मैं 11 बजे ऑनलाइन हो गया था, तो फिर 11:10 लाइट चली। तो अगर लाइट जाती है कल तो फिर हमारी 12 से 2 क्लास होगी कल, और अगर लाइट नहीं जाती तो फिर इंशाल्लाह हम अपनी 11 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। बट कल हम 2 घंटे क्लास लेंगे, क्योंकि आज जुम्मा है ना, तो इसलिए आज हमने 1 घंटे क्लास रखी है। तो कल इंशाल्लाह हम 2 घंटे क्लास रखेंगे। तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें, और फिर हम आते हैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ। कुछ क्वेश्चन है। ओह सॉरी सर, कल तो सैटरडे है ना, कल हमारा एमसीक्यूज हो। ठीक है, कल हम एमसीक्यूज करेंगे अपने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ठीक है, कल हम एमसीक्यूज करेंगे, और ये जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक थर्सडे करेंगे। ओके जी, इंशाल्लाह अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम जो है वो कल फिर दोबारा मिलेंगे, और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।